नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर गौर कर रहे हैं। आखिर क्यों कुछ देश गरीबी के दलदल से निकलकर इतनी तरक्की कर लेते हैं, जबकि कई दूसरे आप देखिए वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। हाँ, ये सवाल तो है और इसका जवाब सीधा नहीं है। बिल्कुल। हमारे सामने विकास के अर्थशास्त्र और दुनिया भर के देशों, खासकर एशिया और अफ्रीका के अनुभवों से निकले कुछ काफ़ी गहरे विचार हैं। हम यहाँ कोई एक किताब की समीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उन आइडियाज़, उन कहानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें बताती हैं कि विकास की ये यात्रा इतनी अलग-अलग क्यों होती है। सही बात है। तो क्या इसका कोई सीधा-साधा फॉर्मूला है? क्या बस अच्छी नीतियां बना देना काफ़ी है? या कहानी कुछ और ही है? चलिए, इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। अक्सर हम विकास को सिर्फ अच्छी आर्थिक योजना या फिर विदेशी मदद उससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। जब हम चीन की, अब सोचिए, अविश्वसनीय तरक्की देखते हैं, जहां करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए, और फिर अफ्रीका के कई देशों के संघर्ष पर नजर डालते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि कोई एक जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये सिर्फ भ्रष्टाचार या तानाशाही बनाम लोकतंत्र का मामला भी नहीं लगता हमेशा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे सफल देशों ने भी तो अपने विकास के शुरुआती दौर में एक पार्टी या सत्तावादी शासन देखा है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो फर्क पैदा करती है? बिल्कुल। और यहीं से वो मुख्य विचार उभरता है जो हमारे स्रोतों से सामने आता है कि विकास महज कागज पर बनी नीतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये किसी देश के प्रभावशाली लोगों, यानी एलीट, जिसमें राजनेता, बड़े व्यापारी, सेना के अफसर और दूसरे ताकतवर लोग शामिल हैं, उनके बीच एक तरह का सौदा या समझौता है। सौदा, हाँ, एक दाव कह सकते हैं। एक दाव जो वे अपने देश के भविष्य, शायद अपने खुद के भविष्य पर लगाते हैं। अच्छा, तो ये एलीट का सौदा ही असली कुंजी है। लेकिन विकास क्यों रुका रहता है, इसे समझाने के तो कई और नजरिए भी हैं ना। जैसे अगर कोई नया मंत्री समझना चाहे कि भाई उनके देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो उसे आमतौर पर क्या बताया जाता है? हाँ, कई सिद्धांत हैं। एक तो कहता है गरीबी का जाल, देश गरीब है क्योंकि वो शुरू से गरीब थे, और ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें बाजार को दोष नहीं देते, इतिहास या समाज को देते हैं। दूसरा नजरिया है बाजार की विफलताएं, जैसे बैंक शायद सिर्फ अमीर या जिनके पास कुछ गारंटी, कोलैटरल हो, उन्हीं को लोन दे, भले ही कोई गरीब इंसान ज्यादा काबिल क्यों ना हो। सही बात है। इससे गरीब और पीछे रह जाते हैं। या फिर जैसे शिक्षा का फायदा सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं, पूरे समाज को होता है। इसे अर्थशास्त्री एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, लेकिन बाजार इसकी सही कीमत नहीं लगाता। अच्छा। और इसी तरह जब एक जगह कई कंपनियां खुलती हैं तो सबको फायदा होता है। सामान लाना ले जाना आसान, कुशल कारीगर मिलना आसान। इसे एग्लोमरेशन इफेक्ट्स कहते हैं। इन विफलताओं को ठीक करने के लिए फिर सरकार के दखल की जरूरत बताई जाती है, शायद बड़े पैमाने पर निवेश, एक बिग पुश की भी। और एक तीसरा नजरिया भी तो है जो सीधे सीधे खराब शासन और संस्थाओं पर उंगली उठाता है। बिल्कुल, यानी भ्रष्टाचार, कानून का राज न होना और एलीट का देश के संसाधनों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ राजनीति, सत्ता का खेल, ये सब बहुत अहम हो जाता है। और देखिए, इन अलग अलग नजरियों से फिर अलग अलग समाधान निकलते हैं। कोई कहता है खूब सारी विदेशी मदद दे दो, जैसे जेफरी सैक्स। हाँ, कोई कहता है नहीं, छोटे छोटे सोच समझकर किए गए प्रयोगों से गरीबी मिटाओ, बनर्जी और डुफ्लो। बिल्कुल, कुछ वैश्वीकरण के नियमों को दोष देते हैं, कुछ शोषणकारी संस्थाओं को। ये सभी बातें अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सही लगती हैं, पर जो बात इन स्रोतों से खास तौर पर उभर रही है वो ये कि असली खेल देश के भीतर ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैश्विक बाजार या सिर्फ नीतियां बना देना, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि देश को चलाने वाले प्रभावशाली लोग असल में चाहते क्या हैं और वे आपस में किस तरह का तालमेल बिठाते हैं। इतिहास मायने रखता है, पर वो भविष्य तय नहीं करता। आज के नेताओं के फैसले और उनके बीच का वो सौदा, वो ज्यादा अहम है। तो चलिए इस विकास के सौदे वाले विचार को थोड़ा और खोलते हैं। ये सौदा असल में दिखता कैसा है? इसकी शर्तें क्या हैं? देखिए, हर देश के सफल विकास के पीछे कोई ना कोई ऐसा समझौता जरूर रहा है, भले ही उनकी नीतियां बहुत अलग अलग रही हों। इस विकास के सौदे की 3 मुख्य पहचानें बताई जा सकती हैं। अच्छा। पहली, राजनीतिक स्थिरता। एलीट के बीच कम से कम इतनी सहमति हो कि वो एक दूसरे को खत्म करने में न लगे रहें। शांति हो, स्थिरता हो, तभी लंबी अवधि की सोच और निवेश संभव है। ठीक है। दूसरी,
राज्य की क्षमता का विकास के लिए इस्तेमाल, मतलब सरकार की जो भी ताकत है, जो मशीनरी है, उसका इस्तेमाल सिर्फ एलीट के अपने फायदे के लिए ना हो, बल्कि देश के विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हो। और तीसरा? तीसरा है सीखने और सुधारने की इच्छा। देखिए, विकास का रास्ता सीधा नहीं होता, गलतियां तो होंगी ही। जरूरी है कि एलीट उन गलतियों से सीखे और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने को तैयार हो। कोई नीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने की हिम्मत हो, ना कि उससे चिपके रहें। लेकिन क्या हर समझौता विकास लाता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एलीट आपस में शांति से रहने का समझौता कर लें, पर देश आगे ना बढ़े। बिल्कुल। असल में ज्यादातर देशों में शायद यही होता है। एलीट आपस में समझौता कर लेते हैं कि देश के संसाधनों को आपस में कैसे बांटा जाए। इसे अर्थशास्त्री रेंट शेयरिंग कहते हैं, किराया बांटना। अच्छा, किराया बांटना। हाँ, और बस यथास्थिति बनी रहे। विकास का सौदा तो एक बड़ा दांव है, एक जुआ है। इसमें एलीट को शायद अपने कुछ तात्कालिक फायदे छोड़ने पड़े, इस उम्मीद में कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भविष्य में उन्हें और ज्यादा मिलेगा। इसमें जोखिम है, इसीलिए हर कोई ये दांव नहीं लगाता। और इसमें राज्य की भूमिका क्या? लोकतंत्र जरूरी है? आपने पहले हिप्पो के कान वाली बात कही थी, वो क्या है? हाँ, देखिए, जरूरी नहीं कि विकास की शुरुआती उड़ान के लिए लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर हो या तानाशाही लोकतंत्र से। दोनों तरह की व्यवस्थाओं में सफलता भी मिली है, विफलता भी। शायद लंबे समय में लोकतंत्र ज्यादा टिकाऊ और समावेशी विकास दे सकता है, पर राज्य का स्वरूप चाहे जैसा हो, जरूरी यह है कि वो विकास के सौदे को लागू करने लायक ताकत रखता हो। और हिप्पो के कान? वो मुहावरा ये बताता है कि कई बार जो औपचारिक संस्थाएं हमें दिखती हैं, संसद, अदालतें वगैरह, वो पानी के ऊपर दिखने वाले हिप्पो के सिर्फ कान जैसी होती हैं। असली ताकत तो पानी के नीचे छिपे विशाल शरीर, यानी अनौपचारिक रिश्तों, नेटवर्क्स और पर्दे के पीछे की राजनीति में होती है। अच्छा, दिलचस्प है। और यहीं प्राकृतिक संसाधनों का श्राप, वो रिसोर्स कर्स वाली बात भी आती है। अगर बिना मेहनत किए तेल या खनिज बेचकर पैसा बांटने को मिल रहा हो, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग या कृषि जैसे विकास के मुश्किल रास्ते पर चलने का कठिन सौदा कौन करेगा, है ना? सही बात है। अच्छा, अगर हम पिछले कुछ दशकों के आंकड़ों को देखें तो दुनिया ने, खासकर एशिया ने, गरीबी कम करने में तो कमाल की प्रगति की है। हाँ, ये अभूतपूर्व है सच में। 1990 के बाद से खासकर चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों की वजह से दुनिया में करीब 1 अरब लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 1 अरब? हाँ, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आप देखिए, बाल मृत्यु दर बहुत कम हुई है, लोगों की औसत उम्र बढ़ी है, शिक्षा का स्तर सुधरा है। लेकिन ये कहानी शायद हर जगह एक जैसी नहीं है। अफ्रीका में क्या स्थिति है? बिल्कुल नहीं। एशिया ने लंबी छलांग लगाई, पर उप सहारा अफ्रीका में तस्वीर बहुत मिली जुली है। कुछ देशों जैसे घाना, इथियोपिया ने अच्छी प्रगति की, पर नाइजीरिया या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC जैसे बड़े संसाधन संपन्न देश भी पीछे रह गए। और अब हालत ये है कि दुनिया की ज्यादातर अत्यधिक गरीबी अफ्रीका में सिमटती जा रही है। अनुमान है कि 2030 तक यही स्थिति रहेगी। और कोविड और जलवायु परिवर्तन, इनका क्या असर रहा है? कोविड ने तो निश्चित रूप से प्रगति को झटका दिया है, और जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर शायद 2030 के बाद दिखेगा, और सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश ही होंगे। यहाँ एक दुविधा भी है। गरीबी मिटाने के लिए विकास चाहिए, पर पारंपरिक विकास से उत्सर्जन बढ़ेगा। हाँ, ये तो है। हालांकि सच ये भी है कि अमीर देशों का प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। विकासशील देशों के लिए कम कार्बन वाले विकास के रास्ते खोजने होंगे, और वे मौजूद भी हैं। चलिए अब कुछ देशों के अनुभवों से समझते हैं कि ये विकास का सौदा असल में कैसे काम करता है। चीन का उदाहरण लेते हैं, जिसे ड्रैगन कहा गया। 1979 के बाद वहां क्या बदला असल में? देखिए, चीन में सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं बदली, उससे कहीं ज्यादा जरूरी था कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक सौदा हुआ। माओ के बाद देंग शाओपिंग जैसे नेताओं ने ये समझा कि पार्टी की सत्ता तभी बची रहेगी जब वो लोगों का जीवन स्तर सुधारेगी। अच्छा, इसलिए विचारधारा से ज्यादा आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। देंग का वो मशहूर जुमला था ना, बिल्ली काली हो या सफेद, क्या फर्क पड़ता है अगर वो चूहे पकड़ती है।
हाँ हाँ, सुना है। उन्होंने राज्य की जबरदस्त क्षमता का इस्तेमाल विकास के लिए किया, लेकिन तरीका बदला। किसानों को जमीन पर ज्यादा अधिकार दिए, स्थानीय स्तर पर प्रयोगों को बढ़ावा दिया, जैसे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन CVZ। और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखा गया। देंग ने कहा था, पत्थरों को टटोल कर नदी पार करना। राइट। ये एक बहुत बड़ा दांव था जो जबरदस्त कामयाब रहा। कमाल है। अच्छा, इंडोनेशिया की कहानी अलग है। टाइगर कब कहा गया उसे? हाँ, इंडोनेशिया का रास्ता अलग था। सुहार्तो के न्यू ऑर्डर में 1967 के बाद सेना और टेक्नोक्रेट्स के बीच स्थिरता और विकास पर एक समझौता हुआ। टेक्नोक्रेट्स, जिन्हें बर्कले माफिया भी कहते थे, काफी प्रभावशाली थे। बर्कले माफिया? हाँ, क्योंकि उनमें से कई अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। पर उन्हें राजनीतिक दबावों जैसे राष्ट्रवाद या भाई भतीजावाद से संतुलन बनाना पड़ता था। राज्य चीन जितना हावी नहीं था, और जब 1997-1998 का एशियाई संकट आया तो उन्हें सुधार करने पड़े, IMF की मदद भी लेनी पड़ी। और भारत? अपनी कहानी पीकॉक कहा गया है। भारत की कहानी और भी अलग और शायद ज्यादा जटिल है। आज़ादी के बाद धीमी शुरुआत हुई, वो लाइसेंस राज का दौर था। फिर 1990 के दशक में उदारीकरण की तरफ बड़ा बदलाव आया। हाँ, 1991 के बाद। हाँ, यहाँ कोई एक स्पष्ट सौदा शायद नहीं था जैसा चीन या इंडोनेशिया में दिखा, बल्कि ये लोकतांत्रिक बहस, राजनीतिक खींचतान, इन सब के बीच धीरे धीरे एक सहमति बनी कि राज्य का नियंत्रण कम करना होगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर भी ध्यान बढ़ा। प्रगति तो हुई है, पर चुनौतियां अब भी बहुत हैं। अब उन देशों की तरफ देखते हैं जहां विकास रुका हुआ सा लगता है। हिप्पो स्टेट कहा गया उन्हें, जहां औपचारिक ढांचा बस दिखावा है। सियरा लियोन का उदाहरण दिया गया। हाँ, सियरा लियोन में गृह युद्ध के बाद जब इबोला संकट आया तो उसने दिखाया कि कैसे एक भ्रष्ट और अप्रभावी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल हो जाती है, भले ही विदेशी मदद मिलती रहे। एलीट का ध्यान विकास पर नहीं, बल्कि तात्कालिक लाभ और संरक्षण पर था। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि राष्ट्रपति इबोला रिकवरी फंड की जगह एक नए एयरपोर्ट सौदे पे ज्यादा जोर दे रहे थे। बाप रे। और मलावी का किस्सा, वहां मक्के की नीति का जिक्र है। मलावी में प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो विकास वैसे ही मुश्किल है। राजनीति पूरी तरह संरक्षण और किराया वसूली यानी रेंट सीकिंग पर टिकी हुई है। कैशगेट घोटाला इसका बड़ा उदाहरण था। कैशगेट? हाँ, और वहां की मक्का नीति जो खाद्य सुरक्षा के नाम पर चलाई जाती है, वो असल में अनिश्चितता, अक्षमता और भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर पैदा की गई अव्यवस्था है जिससे जुड़े हुए लोग फायदा उठाते हैं। सुधार के प्रस्ताव आते हैं, सहमति भी बनती है, पर कुछ बदलता नहीं क्योंकि निहित स्वार्थ आड़े आ जाते हैं। तो क्या कुछ हिप्पो देश बदल सकते हैं? केन्या, युगांडा, घाना के बारे में क्या कहा गया है? केन्या में जातीय राजनीति बहुत हावी रही है। यादें 2007-8 की हिंसा? वहां संरक्षण अक्सर जातीय आधार पर होता है, जिससे संसाधनों का गलत आवंटन होता है। वो कहावत है ना, अब हमारी बारी है खाने की। 2010 के संविधान के बाद कुछ सुधार जरूर दिखा है, विकास दर भी बढ़ी है, पर व्यवस्था अभी भी काफी हद तक वैसी ही है जिसे नियो पैट्रिमोनियल कहते हैं, यानी आधुनिक दिखने वाली व्यवस्था पर चलती पुराने भाई भतीजावाद और संरक्षण पर। उम्मीद है, पर रास्ता लंबा है। और युगांडा? वहां तो मुसेवेनी का बहुत लंबा शासन रहा है। हाँ, मुसेवेनी ने स्थिरता बनाए रखने और अपनी राजनीति को फंड करने के लिए आर्थिक विकास को जरूरी समझा। कुछ काबिल टेक्नोक्रेट्स की मदद से वहां ठीक ठाक, मतलब बहुत शानदार नहीं, पर ठोस प्रगति हुई है। संरक्षणवाद वहां भी है, पर शायद एक लंबी अवधि की सोच दिखती है जो विकास में कुछ हद तक सहायक रही। घाना का क्या? घाना ने शुरुआती गिरावट के बाद जल्दी वापसी की थी। वहां बहुदलीय लोकतंत्र है, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी हुआ है। यहाँ भी संरक्षणवाद है, पर जातीय आधार शायद केन्या जितना तीखा नहीं है। IMF और विश्व बैंक के प्रभाव में बाजार सुधार भी हुए। टेक्नोक्रेट्स ने अहम भूमिका निभाई, प्रगति हुई है, पर राजनीतिक चक्र, मतलब चुनावी खर्च वगैरह, स्थिरता को बाधित करते हैं। तो इन देशों से सबक क्या है? क्या ये बदल रहे हैं? सबक यही है कि इन नियो पैट्रिमोनियल राज्यों में भी प्रगति संभव है। स्थिरता, काबिल टेक्नोक्रेट्स और कुछ बाहरी दबाव जैसे मदद की शर्तें, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन वो गहरी प्रतिबद्धता जो लंबी अवधि के रणनीतिक निवेश के लिए जरूरी है, वो अक्सर गायब रहती है। अब उन देशों की बात करते हैं जिन्हें
शिकारी टाइगर फिश कहा गया, जो शिकारी हैं, दूसरों का शिकार करके जीते हैं। नाइजीरिया और DRC। नाइजीरिया इतनी तेल संपदा के बावजूद विकास करने में बुरी तरह विफल रहा है। एलीट का सारा ध्यान तेल से मिलने वाले पैसे को बांटने और अपनी आलीशान जीवन शैली बनाए रखने पर है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग या कृषि को बढ़ावा देने की कोई वास्तविक कोशिश नहीं दिखती। आर्थिक कुप्रबंधन जैसे विनिमय दर की नीतियां वो भी इसी मानसिकता को दर्शाती हैं। संकट आते हैं पर उनसे भी सुधार नहीं आता। और DRC का हाल तो शायद और भी बुरा है। हाँ, अपार खनिज संपदा के बावजूद इसे भूवैज्ञानिक घोटाला कहते हैं। जमीन के नीचे इतनी दौलत पर लोग उतने ही गरीब। इसकी जड़ें बेल्जियम के क्रूर औपनिवेशिक शोषण और आजादी के बाद कमजोर भ्रष्ट नेतृत्व में है। मोबुतु सेसे सेको ने तो देश को दशकों तक लूटा, एक शिकारी राज्य बनाया जो सिर्फ संरक्षण और परफॉर्मेंस पर आधारित था। बाद में काबला के दौर में भी युद्ध और लूट जारी रही, जिसमें पड़ोसी देशों ने भी खूब हिस्सा लिया। आज भी राज्य प्रभावी रूप से शिकारी ही है, भले ही ऊपर से स्थिरता दिखती हो। संघर्ष की बात करें तो ये अक्सर एलीट के भीख सौदे के टूटने का नतीजा होता है। दक्षिण सूडान इसका उदाहरण है। बिल्कुल। दक्षिण सूडान जब आजाद हुआ तो उम्मीद थी कि तेल के पैसे से शांति खरीदी जा सकेगी, लेकिन नेतृत्व विफल रहा। जातीय तनाव भड़क गया और जब तेल की कीमतें गिरीं तो वो सौदा टूट गया। अब नेता बचे खुचे संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, जैसे लकड़बग्घे का झुंड लड़ता है। अफगानिस्तान की कहानी भी बहुत जटिल है। हाँ, दशकों के युद्ध और भारी विदेशी हस्तक्षेप, खासकर सैन्य सहायता ने वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह विकृत कर दिया। ये सिर्फ अफीम का मामला नहीं है। सहायता पर इतनी ज्यादा निर्भरता, एक अस्थिर पब्लिक सेक्टर और गहरे निहित स्वार्थों ने शांति समझौते को लगभग असंभव बना दिया था। तालिबान को एक बहुत ही अस्थिर विरासत मिली है। लेकिन क्या संघर्ष वाले इलाकों से उम्मीद की कोई किरण भी दिखती है? हाँ, कुछ है। जैसे नेपाल में एलीट ने आखिरकार संघर्ष से पीछे हटकर धीरे धीरे आर्थिक बदलाव का रास्ता चुना। लेबनान में भले ही तरीका भ्रष्ट हो, पर शांति एक तरह की बिजनेस डील बन गई। और सोमालीलैंड का उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के कबीलों के बीच समझौते से उन्होंने लगभग 30 साल की शांति हासिल की है। इसमें वहां के व्यापारिक समुदाय की बहुत अहम भूमिका रही है। अब एक अप्रत्याशित सफलता की बात करते हैं। बांग्लादेश, आपने पहले जिक्र किया था टाइगर कब एक बास्केट केस माना जाता था कभी। वहां से इतनी प्रगति, ये कैसे हुआ? हाँ, बांग्लादेश की कहानी वाकई हैरान करती है। जैसा हमने कहा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार ने शुरू में से रोका नहीं, बल्कि मदद की, जैसे बाउंडेड वेयरहाउस की सुविधा दी। और साथ ही विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों से भारी मात्रा में पैसा, रेमिटेंसेस आया। ये 2 बड़े फैक्टर रहे। और सामाजिक प्रगति में NGOs का योगदान, हाँ, वो ही जबरदस्त रहा। BRAC, ग्रामीण बैंक जैसे संगठनों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में जमीन पर बहुत काम किया है। BRAC का अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम तो दुनिया भर में मिसाल माना जाता है। तो यहाँ विकास का सौदा कैसा था? क्या था वो समझौता? ये शायद अराजकता से उभरा और स्थिरता पर केंद्रित था। शुरुआत में व्यापार समर्थक था, पर गारमेंट्स में उस तरह की शिकारी किराया वसूली नहीं हुई जैसी कई और देशों में दिखती है। राज्य की क्षमता कमजोर थी, या शायद इसी वजह से सरकार ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, बस जरूरी माहौल बनने दिया। ये एक तरह का लेसीज फेयर डेवलपमेंटल स्टेट था। हाँ, संरक्षणवाद और भाई भतीजावाद है, पर वो मुख्य विकास की गाड़ी को पटरी से नहीं उतार पाया। अब 2 और दिलचस्प उदाहरण, इथियोपिया और रवांडा। इन्हें अफ्रीकी शेर कहा गया। केंद्रित शक्ति और महत्वाकांक्षा। इथियोपिया की बात हमने थोड़ी की थी। हाँ, इथियोपिया ने 2003 के बाद EPRDF और मेलेस ज़ेनावी के नेतृत्व में तेज और लगातार विकास दर हासिल की। कृषि पर ध्यान, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य शिक्षा में निवेश और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे इथियोपियन एयरलाइंस, ये सब प्रमुख थे। ये एक स्पष्ट राज्य संचालित विकास सौदा था, जिसमें टेक्नोक्रेट्स की अहम भूमिका थी। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये राजनीतिक रूप से समावेशी नहीं था और जातीय तनाव को नजरअंदाज करने की वजह से ये सौदा टिका नहीं। अंततः विरोध प्रदर्शन हुए, नेतृत्व बदला और फिर पुराने साथियों
TPLF के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया, जिसने विकास को गहरे संकट में डाल दिया। और रवांडा, नरसंहार के बाद की कहानी? रवांडा ने भी 1994 के नरसंहार के बाद RPF और पॉल कागमे के नेतृत्व में बहुत तेज विकास किया है। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में तो शानदार प्रगति हुई है। इथियोपिया से कई समानताएं हैं। संघर्ष से उभार, विकास के जरिए वैधता हासिल करना, एक मजबूत नेता, एक सक्षम राज्य। पर रवांडा का मॉडल शायद इथियोपिया से भी अलग है। हाँ, ये और ज्यादा केंद्रीकृत है, ऊपर से नीचे, मतलब कमांड एंड कंट्रोल वाला। उनका जोर उच्च मूल्य सेवाओं, पर्यटन, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा है। भ्रष्टाचार कम है, व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन वहां असहमति के लिए जगह बहुत कम है। क्या ये मॉडल टिकाऊ है? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसे तेंदुए जैसा मानते हैं, खतरनाक, जो अपने धब्बे नहीं बदल सकता। ये एक बड़ी धुरा है, विकास बनाम अधिनायकवाद। तो इस पूरी चर्चा का विदेशी मदद के लिए क्या मतलब निकलता है? क्या बस ये कहना काफी है कि हम उसी पर खर्च करेंगे जो काम करता है? नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। जैसा हमने कहा, विकास एक दांव है, इसमें जोखिम है। MDGs या SDGs जैसे लक्ष्य अच्छे हैं, उनकी वजह से मदद के लिए राजनीतिक समर्थन बड़ा है, ये सच है। पर ये लक्ष्य खुद विकास नहीं लाते। वो विकास का सौदा नहीं बना सकते जहां वो मौजूद ही ना हो। तो मदद कब काम करती है? ये टैंगो डांस जैसा है। जब देने वाला और लेने वाला देश दोनों प्रतिबद्ध हों और नेतृत्व प्राप्त करने वाले देश का हो, तब मदद सबसे प्रभावी होती है। ये उन देशों में सबसे अच्छा काम करती है जहां पहले से ही एक विकास सौदा मौजूद है या बन रहा है। और जहां ऐसा नहीं है? जहां ऐसा नहीं है, वहां मदद के लक्ष्य सीमित रखने होते हैं, वरना वो मदद मौजूदा खराब स्थिति को और मजबूत कर सकती है या बर्बाद हो सकती है। चीन का मॉडल भी यही दिखाता है। उसने अक्सर सिर्फ बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया और ये मान लिया कि पार्टनर देशों में विकास का मजबूत सौदा है, जो कई बार गलत साबित हुआ। पश्चिमी मॉडल जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक, वो भी अक्सर नीतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जमीनी राजनीति और सौदों पर कम। इसीलिए बार बार लोन देने के बावजूद बुनियादी बदलाव नहीं आ पाता। तो फिर मुश्किल हालात वाले देशों में मदद कैसे दी जाए? क्या कोई तरीका है? कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा? मतलब जरूरत भी देखें और अवसर भी? ध्यान अपनाए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक प्रोत्साहन बदलें। उन टेक्नोक्राट्स को ताकत दें जो बदलाव चाहते हैं। उन घरेलू निजी कंपनियों को बढ़ावा दें जो विकास का इंजन बन सकती हैं, ना कि सिर्फ संरक्षण पाने वालों को। विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहित करें जो नई तकनीक और बाजार पहुंच लाए। ठीक है। दूसरा, जवाबदेही और राज्य को सुधारें। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से जवाबदेही नहीं आती अगर एलीट खुद ना चाहें। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही को बढ़ावा दें, जैसे नागरिकों की निगरानी, डेटा को पारदर्शी बनाना। मौजूदा ढांचों के भीतर ही सुधार के हिमायतियों को खोजें और उनका समर्थन करें। और वो तरीका अपनाएं जिसे PDIA कहते हैं, प्रॉब्लम ड्रिवन इटरेटिव अडेप्टेशन, यानी समस्या को समझो, छोटा कदम उठाओ, सीखो, फिर अगला कदम उठाओ। और तीसरा, कार्यक्रम वितरण सुधारें। बिल्कुल व्यावहारिक रूप से जो चीजें काम करती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कैश ट्रांसफर, टीकाकरण। अगर सरकारी सिस्टम भ्रष्ट है तो उससे बचकर काम करें। जरूरत पड़े तो समानांतर प्रणाली बनाएं, पर सावधानी से, और स्थिरता के बारे में यथार्थवादी रहें। सब कुछ रातों रात नहीं बदलेगा। और मानवीय संकटों में क्या करें? जहां तत्काल मदद की जरूरत है, वहां भी लंबी अवधि की सोच जरूरी है। संकट अक्सर लंबे चलते हैं। हमें तैयारी पर जोर देना होगा, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्थानीय क्षमता बढ़ाना। राहत को विकास से जोड़ना होगा, जैसे कैश ट्रांसफर देना, सामाजिक सुरक्षा नेट बनाना। स्थानीय लोगों और संगठनों को सशक्त बनाना होगा और बेहतर समन्वय की जरूरत है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर निर्भरता कम हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि विकास महज संयोग या सिर्फ अच्छी नीतियों का नतीजा नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के प्रभावशाली लोगों के बीच होने वाले सौदे या समझौते की केंद्रीय भूमिका होती है। ये एक दांव है जो वे अपने देश के भविष्य पे लगाते हैं। बिल्कुल। और विदेशी मदद तभी सबसे ज्यादा कारगर होती है जब वो इस जमीनी हकीकत को समझकर
देश के नेतृत्व के साथ मिलकर इस दांव को सफल बनाने में मदद करे। हाँ, मुश्किल हालात में भी मदद दी जा सकती है और दी जानी चाहिए, पर सोच समझकर, लंबी अवधि को ध्यान में रखकर और यथार्थवादी उम्मीदों के साथ। तो हमने विकास की इस जटिल पहेली को एलीट के सौदे के वजह से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के सौदे हुए, कुछ कामयाब रहे, कुछ बुरी तरह नाकाम। और हमने ये भी समझा कि बाहरी मदद कैसे ज्यादा प्रभावी हो सकती है। उम्मीद है ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। क्या ये नजरिए और उदाहरण विकास को समझने में कुछ मददगार थे? अगर कोई सवाल मन में उठे हों या कोई खास पहलू हो जिस पर और गहराई से बात होनी चाहिए, तो हमें जरूर बताएं। हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने के लिए धन्यवाद।